आज यौम जमहूरियत है। पाकिस्तान की जमहूरियत अब दुनिया में हाइब्रिड जमहूरियत कहलाती है। पाकिस्तान में जमहूरियत का सफर उर्दू में कम और अंग्रेजी में ज्यादा है। जमहूरियत आजाद अदलिया और आजाद मीडिया के बगैर नहीं होती। पार्लियामान उज़्वे मुअत्तल बनकर रह गई है। मुल्क की मईशत ठीक करने के नारे पर आने वाली हुकूमत, जो IMF नहीं जाऊंगी के नाम पर आई थी, तारीख के सबसे बड़े कर्जे ले चुकी है। आज डॉलर तारीख की सबसे बड़ी कीमत यानी 170 रुपए से जायद कीमत पर फरोख्त हुआ। ये इसके बावजूद है कि डॉलर को सस्ता रखने के लिए इमरान सरकार अब तक 5.7 अरब डॉलर्स मार्केट में फेंक चुकी है। खुर्दनी तेल, दालें, गोश्त, मुर्गी, अंडे, अद्वियात, बिजली और गैस पहले ही महंगे हैं। आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा आज खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। आज इन तमाम उमूर पर नजर डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूं सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नजम सेठी साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। आपको पता है आज क्या दिन है? आज है जमहूरियत का दिन, जमहूरियत का आलमी दिन। आलमी दिन। और जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो पाकिस्तान में खुसूसन इस पर हमेशा से बहस होती आ रही है। जो द इकोनॉमिस्ट का इंटेलिजेंस यूनिट है, उसकी एक रिपोर्ट आई थी। टोटल 167 उसमें कंट्रीज थी, ममालिक थे, और उन्होंने वहाँ जायज़ा लिया था 5 डिफरेंट मेजर्स को सामने रखते हुए कि हर मुल्क में क्या सिचुएशन है। तो फिर उन्होंने 4 उनको कैटेगरीज में रखा, जिसमें पाकिस्तान को उन्होंने हाइब्रिड कैटेगरी का नाम दिया और साथ ही पाकिस्तान की पोजीशन 105 थी आउट ऑफ 167 टोटल। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान को उन्होंने हाइब्रिड डेमोक्रेसी क्यों कह दिया, और क्या पाकिस्तान में कभी प्योर डेमोक्रेसी भी देखी गई है? प्योर डेमोक्रेसी कभी देखी गई है और हाइब्रिड क्यों है? देखिए, हाइब्रिड तो हम खुद कहते हैं ना, उनको कहने की क्या ज़रूरत है। हम तो खुद कह रहे हैं हाइब्रिड हाइब्रिड हाइब्रिड। हर सियासतदान यही कह रहा है कि ये हाइब्रिड सिस्टम है। अच्छा, अब हाइब्रिड सिस्टम से मुराद क्या है? जी, हाइब्रिड सिस्टम की मुराद है कि ना तीतर है ना बटेर है। अच्छा, अब तीतर क्या होता है और बटेर क्या होता है? तो चलिए, उन्होंने किस तरीके से डिफ़ाइन किया तीतर को और बटेर को। उन्होंने कहा कि असली डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ चंद ममालिक में है, जो कि यूरोपियन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और कनाडा वगैरह। और उन्होंने अमेरिका को भी और इंडिया तो है ही, इंडिया, अमेरिका और जर्मनी वगैरह को भी, फ्रांस को उन्होंने कहा फ्लॉड डेमोक्रेसी, मतलब है कि खामियां है, जमहूरियत अच्छी जमहूरियत नहीं है। नाकिस। और फिर उसके बाद तीसरी कैटेगरी उन्होंने कही कि फ्लॉड के हाइब्रिड डेमोक्रेसी, कि जैसे ना तीतर ना ये ना वो, आदि ये और आदि वो क्या है वो भी डिफाइन करते हैं। और चौथी वो उन्होंने कहा कि अथॉरिटेरियनिज्म। तो इसका ये मतलब है कि वो समझते हैं कि हाइब्रिड वो होती है जो ना पूरी अथॉरिटेरियन हो और ना ही फ्लॉड डेमोक्रेसी हो, क्योंकि वो दरमियान में है। पूरी डेमोक्रेसी की तो बात ही नहीं होती। या आप फ्लॉड डेमोक्रेसी हो जैसे इंडिया है या अमेरिका है, या आप अथॉरिटेरियन हो जैसे कि से चाइना है, या इवन आई थिंक रूस इज अथॉरिटेरियन। हालांकि वो कहते हैं कि हम सऊदी अरेबिया अथॉरिटेरियन, मोनार्कीज अथॉरिटेरियन, जहाँ फौज बराह रास्त रूल करती है, वो अथॉरिटेरियनिज्म है। जहाँ मोनार्क्स हैं, बादशाह हैं, वो अथॉरिटेरियनिज्म है। जहाँ पार्लियामेंट्स इलेक्टेड नहीं है या रिग्ड हैं, तो अब आइए कि हमें उन्होंने इसमें डाल दिया। तो डाला तो ठीक ही है, हम तो खुद कहते हैं, मगर बात यह कि उनका क्राइटेरिया क्या था। उन्होंने 5 नुकात के ऊपर ये बेस किया। पहले उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी के लिए या स्केल लिखा 1 to 10 कि जी इलेक्शंस सही होने चाहिए और प्लूरलिज्म होनी चाहिए। प्लूरलिज्म का मतलब इश्तराकियत कह दें, इज्तिमाइयत कह दें, सबको लेकर चलना, सबको साथ लेकर चलना, किसी के ऊपर पाबंदी न लगाना। हर किस्म की सियासी जमात इलेक्शन में लड़े, हर किस्म की मजहब के लोग लड़ें, किसी किस्म की पाबंदी ना हो किसी लिबर्टी के ऊपर। तो हमारे यहाँ तो पाबंदियाँ हैं ना हर किस्म की। बहुत सी ऐसी जमातें हैं जिनको हमने बैन किया हुआ है, बहुत सी ऐसी हैं जिनको हम समझते हैं कि वो मुसलमान ही नहीं है। तो वो प्लूरलिज्म का हम खाते में पूरे नहीं उतरते। इसी तरीके के साथ इलेक्शन के खाते में हम पूरे नहीं उतरते। हमारे इलेक्शन में तो वो कहते हैं कि 1970 के इलेक्शन पहले और आखिरी इलेक्शन थे जो कि बिल्कुल 100% साफ शफाफ थे। और उसमें आपने देखा क्या हुआ, पाकिस्तान आधा हो गया, 2 लाख तो हो गया, 2 लाख तो हो गया, बिकॉज मेजोरिटी ईस्ट पाकिस्तान में थी। हमने मानी नहीं बात, तो अलहदगी हो गई। वो और बात है कि लोग बीच में आ गए, हिंदुस्तान ने आके स्पीड तेज़ कर दी।
जी। तो इलेक्शंस और प्लूरलिज्म तो हमारे बहुत बड़े निशान हैं यहाँ। मोर और लेस फ्री इलेक्शंस होते रहे हैं, कुछ रिग्ड होते रहे हैं, कुछ इलेक्शन इरेगुलरिटीज़ कहीं होती रही हैं और कहीं इलेक्शन हुए ही नहीं, नॉन पार्टी बेस करके उनको इलेक्शन करवा लिया। तो हमारी हिस्ट्री बड़ी चेकर्ड है एज फार एज इलेक्शन इज कंसर्न, तो इसलिए हम फिर वहाँ भी फेल हो जाते हैं। तो हमने इलेक्शंस में भी फेल हो जाते हैं, प्लूरलिज्म में भी फेल हो जाते हैं। गवर्नमेंट फंक्शनिंग उन्होंने दूसरा नुक्ता उठाया कि गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है और अकाउंटेबिलिटी है वो कैसी है। हमारे यहाँ तो दोनों फंक्शनिंग भी गवर्नमेंट जो है बहुत बुरी गवर्नमेंट चली है यहाँ, जो इलेक्शन के ज़रिए भी आई हों या अथॉरिटेरियन भी हों, डिक्टेटरशिप्स भी हों, गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस तो मिली नहीं हमें। गुड गवर्नेंस तो हमेशा हम रोते ही रह गए कि गुड गवर्नेंस मिलेगी, तो गुड गवर्नेंस भी नहीं रही, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। आप देख रहे हैं जिसको हम अकाउंटेबिलिटी कहते हैं वो विक्टिमाइजेशन बन जाती है, तो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, सिलेक्टेड हो जाती है, इसलिए सिलेक्टेड हो जाती है और फिर इसलिए करप्शन का इंडेक्स शो करता है कि आपकी करप्शन बढ़ रही है, तो आप वहाँ भी फेल हो गए आप। उसके बाद तीसरा है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कि जी किस हद तक हर एक को इजाज़त है सियासी जमातों को, यहाँ बहुत हद तक इजाज़त है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की। अभी एक कानून जो हमारा है इलेक्शन कमीशन का वो यही है कि अगर 2000 से ज़्यादा आपके मेंबर्स हों तो आप सियासी जमात बना सकते हैं, और अगर सियासी जमात बना सकते हैं तो आप इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। अब इसको तब्दील करने की कोशिश हो रही है नए इलेक्शन लॉज के अंदर कि कम से कम 10,000 रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए, नहीं तो मतलब इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो जाती है, मतलब 40 पार्टीज हिस्सा ले रही है, 30 पार्टीज ले रही हैं, तो वो भी नहीं दुनिया में होता, इतनी पार्टीज नहीं। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन तो है। पॉलिटिकल कल्चर, अब पॉलिटिकल कल्चर क्या है? पॉलिटिकल कल्चर हमारा जमहूरी नहीं है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर भी टॉलरेंस और पेशेंस टॉलरेंस कुछ भी नहीं है, कंसेंसस बिल्डिंग नहीं है। हम जैसे कहते हैं ना, बहुत हद तक कबायली लोग हैं, अभी तक हम अपने कबायली रस्म व रवाज से बाहर नहीं निकले। जो यूरोप का जो रवाज है वहाँ कोई कबायली रूल्स नहीं है, वहाँ सारे जो हैं वो कानूनी तौर पे ऐसे रूल्स हैं जिनका कबाइल और रिश्तेदारी के साथ कोई तल्लुक़ नहीं। यहाँ बरादरियाँ हैं, कबायली हैं, फिर वो जाके सियासी जमातों के अंदर वोटिंग करते हैं या ऑन ब्लॉक चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ ये एक पॉलिटिकल कल्चर जो है ना वो अथॉरिटी, वो इतना जमहूरी कल्चर नहीं है जिसके अंदर हर एक बंदा उसका अपनी आज़ादी है उसके वोट की। यहाँ तो फिर ढरे बन जाते हैं, फिर वहाँ क्या आज़ादी होती है। और फिर तो पॉलिटिकल कल्चर भी हमारा जो है ना वो इट्स नॉट वेरी डेमोक्रेटिक जी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैमिली है, यहाँ तो पैटर्नलिस्टिक फैमिलीज है ना, वालिद इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, ऐसे ही है ना। तो ये पॉलिटिकल कल्चर है, तो उसके अंदर फिर अगर वो हेड ऑफ द फैमिली एक मर्द है और बड़ा है तो फिर उसकी एहतराम करना पड़ता है, फिर वहाँ कहाँ जमहूरियत होगी। तो कल्चर हमारा ऐसा है, वहाँ यूरोप के अंदर ऐसे नहीं है। जैसे ही आप 18 साल से ऊपर निकल जाते हैं आपका तल्लुक अपनी फैमिली वगैरह के साथ कम हो जाता है और आपकी अपनी एक इंडिविजुअल हैसियत बन जाती है। तो रूट्स में भी डिफरेंस है, तो इसलिए उनका पॉलिटिकल कल्चर भी फ़र्क हो चुका है। और आखिरी ये है कि सिविल लिबर्टीज़ जी। अब सिविल लिबर्टीज़ से मुराद ये है कि सिविलियन के जो हकूक़ होते हैं, हमारी आइन तो बहुत सिविल लिबर्टीज़ की इजाज़त देती है, मगर जब आइन की इंटरप्रिटेशन आती है और जब हुकूमतें पावर में आती हैं तो सिविल लिबर्टी सबसे पहले कर्टेल की जाती है, कम की जाती हैं, और कानून इस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं कि आपकी सिविल लिबर्टीज़ जो हैं, जो आप समझते हैं हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, वो उनके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं, शख्सी आज़ादियाँ। इसलिए आइन के अंदर फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। मीडिया की राइट्स जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स में आती हैं एट्सेट्रा। तो जब उसके ऊपर पाबंदियाँ लगती हैं तो चैलेंज तो हो जाता है, और शुक्र है कि हमारी एक आइन है जो कि इनको अहमियत देती है, मगर और उसको फिर हमारी अदालतें जो है अपहोल्ड करती हैं फंडामेंटल राइट्स को। तो शुक्र करें ये हमारी अभी तक बरकरार है। और इवन ड्यूरिंग मार्शल लॉ के ज़माने में भी फंडामेंटल राइट्स को जब वो सस्पेंड करते हैं तो वो सिर्फ इमरजेंसी के तौर पे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है, और वो भी आइन के मुताबिक एक चंद महीने के लिए या एक मखसूस टाइम के लिए फंडामेंटल राइट्स को किया जाता है। अदरवाइज़ हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है किसी लॉन्ग पीरियड के लिए फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारी आइन करती है। और जब भी मार्शल लॉ भी लगता है, आपने देखा कि वो आइन को कुछ अरसे के लिए मुअत्तल कर देते हैं, फिर रिस्टोर कर देते हैं। ठीक।
क्योंकि उसके बगैर काम नहीं चलता। तो ये वजह है कि हमारा सिस्टम को उन्होंने हाइब्रिड में डाल दिया। हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सी खामियां हैं। अच्छे स्कोर नहीं किए हमने इन कैटेगरीज में। आपने पॉलिटिकल कल्चर की जब बात की तो जहन में ये सवाल आ रहा था कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज शोर मचाती है ना, डेमोक्रेसी के लिए एफर्ट करती हैं, लेकिन जब उनके ऊपर ये सवाल किया जाता है कि आपकी अपनी जमात के अंदर क्या कल्चर है। अब इमरान खान साहब कहते थे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बादशाह हैं, बादशाहों की तरह चलाते हैं पार्टी। वो पॉलिटिकल पार्टीज जो ये एफर्ट कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, जब उनके अंदर अपने अंदर डेमोक्रेसी को वो अलाउ नहीं करेंगी तो ये स्ट्रगल कैसे कामयाब होगी? या नहीं समझते आप? बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। उसकी वजह यह है कि ये सवाल कि सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत होना भी बड़ा ज़रूरी है कि उस मुल्क के अंदर जमहूरियत कायम की जाए जी। मगर इकोनॉमिस्ट में इसमें जो 5 उन्होंने जो मेजर्स दिए हैं उसके अंदर नहीं डाला उन्होंने। इसलिए नहीं डाला कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि सारी दुनिया के अंदर जहाँ भी जमहूरियत है भी, जिस हद तक वो है, वहाँ सियासी जमातें जो हैं उनके अंदर मोर और लेस डेमोक्रेसी है। प्योर डेमोक्रेसी किसी किस्म की सियासी जमातों में नहीं होती। चंद जगह पे ऐसे है कि रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, उन इलेक्शंस के अंदर नए लीडर्स इलेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल यूके ले लें आप। अच्छा। फॉर एग्जांपल आप ले लें अमेरिका ले लें, तो कनाडा भी कर लें, कनाडा भी ले लें। वहाँ क्या होता है कि जब वो एक सियासी जमात एक इलेक्शन हार जाती है ना जी, तो उस इलेक्शन के अंदर फिर वो नए इलेक्शन होते हैं और उस लीडर की छुट्टी हो जाती है, वो रिटायर हो जाता है, नई लीडरशिप एक्सेप्ट बनती है। कोई प्राइम बंदा पार्टी का लीडर बन के और इलेक्शन हार जाए, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, तो वो फारग हो जाता है। एक ये। दूसरी ये कि वहाँ डायनेस्टी कि फैमिली रन पार्टीज नहीं होती, नेपोटिज्म नहीं होता उनके अंदर। हमारे यहाँ सारे साउथ एशिया के अंदर, हिंदुस्तान ले लें, अब जाके तब्दीली थोड़ी सी आई है, मगर अभी भी कांग्रेस जो है वो गांधीज की है, नेहरूज और गांधीज की है। बांग्लादेश देख लें, श्रीलंका देख लें, पाकिस्तान देख लें, यहाँ फैमिलीज खानदान रूल करते हैं। अच्छा, और जहाँ खानदान पहले ज़माने में तो खानदान बादशाह सलामत होते थे, उनके फिर बेटा बनता था, प्रिंस फलाना बन गया ये। अब हमने वही सिस्टम तो रखा है यहाँ सियासी जमातों में भी, उन्हीं को भी उसी तरीके से बनाया। मगर इस वक्त कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है एक्सेप्ट फॉर वन जहाँ खानदान रूल नहीं चल रहा। ANP के अंदर भी ऐसा ही है, और पीपल्स पार्टी के अंदर भी ऐसी है, नून लीग के अंदर भी ऐसी है। किसके अंदर नहीं है? जमात इस्लामी। जमात इस्लामी में नहीं है और PTI में नहीं है। और MQM के बारे में आपका क्या ख्याल? अच्छा, MQM के बारे में, MQM में भी नहीं थी जी, ठीक। भाई जो है वो भी एक ही थे। मगर दिलचस्प बात यह है कि PTI भी अथॉरिटेरियन है, डेमोक्रेटिक नहीं है। नून लीग भी नहीं। अब दूसरी जो बात है, नून तो फैमिली वाली होगी, फैमिली है, वो फैमिली में आ गए। ओके, तो फैमिली में आ गई। दिस इज द भाई जो थे वो भी डेमोक्रेटिक नहीं थे, ठीक है, ठीक है। MQM जो है वो भी जी। जमात इस्लामी जो है इज द ओनली पार्टी जिसके अंदर पार्टी इलेक्शंस होते हैं और वक्तन फवक्तन अपनी पार्टी लीडरशिप पे नए इलेक्शन होके तो नए साहब आते हैं, और उनका कोई ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ नहीं होता। तो मैं समझता हूँ अगर कोई इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी है जहाँ बात होती है, डिबेट होती है थोड़ी बहुत, वो है जमात इस्लामी। बाकी तो सारी सियासी जमातें ऐसी हैं, या वो जो डेमोक्रेटिक नहीं है, जैसे PTI डेमोक्रेटिक नहीं है। आज खुदा न ख्वासा खान साहब को कुछ हो जाए तो PTI कहाँ जाएगी? इनके पास कोई सेकंड टियर लीडर नहीं है, क्योंकि सिर्फ वोट पड़ा खान साहब को। नवाज शरीफ साहब को खुदा न ख्वास्ता कुछ हो जाए तो पीछे मरियम बैठी है, जानशीन मौजूद है उनके जी। PTI के अंदर कोई जानशीन नहीं। इमरान खान साहब बना भी दें किसी को, आवाम नहीं मानेगी, आवाम वो पॉपुलैरिटी, वो लेवल, वो फेम वो नहीं है। तो इसलिए ये करंट सिचुएशन है जी। अच्छा, जब ये करंट सिचुएशन इस तरह है तो अवेलेबल सोर्सेज एंड रिसोर्सेज के होते हुए पाकिस्तान में आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कभी आएगी भी मुकम्मल जमहूरियत? अब टेन्योर तो पूरा कर रही है डेमोक्रेसी इन अ वे, 2008 के बाद से हमने देखा 2 टेन्योर डेमोक्रेसी ने पूरे किए, 3rd चल रहा है। होगा कभी ऐसा कि मुकम्मल जमहूरियत? मुकम्मल जमहूरियत आ सकती है, मगर उसके लिए भी हमारे यहाँ भी कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए और रिगिंग नहीं होनी चाहिए। जब वो दिन आएगा जबकि इलेक्शन कमीशन आज़ाद होगी और हुकूमत रिगिंग करने की कोशिश नहीं करेगी, तो इंशाल्लाह डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा जो ऑब्स्टिकल है वो पूरा वो उसको ऑब्स्टिकल को कवर कर लिया जाएगा, ओवरकम कर लेंगे। ये हो सकता है, ये मुमकिन है, क्योंकि फ्री इलेक्शन भी हुए हैं इस मुल्क में, आइन की बालादस्ती भी हुई है। अगर एक दफ़ा हो सकती है तो फिर आगे भी हो सकती है। मोर और लेस फ्री होते रहे, मगर फिर लेस फ्री भी होते रहे जी। मुशर्रफ के इलेक्शंस, ज़ियाउल हक का रेफरेंडम, ज़ियाउल हक के नॉन पार्टी इलेक्शंस 1985 में, मुशर्रफ साहब के नॉन पार्टी इलेक्शंस, सारी चीज़ें हुई हैं ना यहाँ। तो वो हमने हर किस्म की चीज़ देख ली है। कुछ ट्राई किया, कुछ कामयाब हुआ, फिर डिरेल हो गया। तो इसका ये मतलब है अगर एक दफ़ा
किया और डिरेल हो गया तो शायद फिर आगे भी ऐसा मौका है कि डिरेल ना हो, मगर वो कैसे नहीं डिरेल होगा, सवाल ये आता है। तो दूसरा पहलू ये है जिसको हमने ओवरकम करना है कि जिक्र यहाँ हुआ इलेक्शंस का और प्लूरलिज्म का, जी। तो जिक्र ये भी आना चाहिए कि आइन जो है वो सुप्रीम होती है। तो जब मदाखलत कोई रियासत के इदारे मदाखलत जब करना शुरू कर देते हैं आइन के शिक के अंदर और उनको तब्दील करने की कोशिश करते हैं या एक रिगिंग करके एक पार्टी को पावर में लेके आते हैं, तो फिर मसला बन जाता है। अभी जो इस वक्त जो वोट को इज्जत दो वाली जो बात हो रही है ना, वो एक्चुअली यही बात है कि अगर वोट को इज्जत मिल गई, जिस दिन वोट को इज्जत मिली उससे दो मतलब है ना, एक तो ये कि जिसको वोट मिला वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा जी। दूसरा ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर बन गया है तो फिर उसको अब ज़बरदस्ती उतारेंगे नहीं। ये सिर्फ ये नहीं है कि वो 5 साल पूरे करे, सारा वक्त उसकी टांग तो नहीं खींचते रहेंगे आप जी। और आवाम तो खींच सकती है, आवाम का तो हक है। आज मैं समझता हूँ कि अगर 3 प्राइम मिनिस्टर्स कुछ कौड़ा कोट करके और एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलजुल के हुकूमतें चला लेते और इतनी बदमज़गी ना होती जितनी अब हो गई है, और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को उठा उठा के बाहर फेंका गया, अगर ऐसे ना होता तो मैं समझता हूँ कि 15-20 साल के अंदर हमारी जो हाइब्रिड रेजीम है ये फ्लॉड डेमोक्रेसी में आ जाती। परफेक्ट डेमोक्रेसी में तो कभी आ ही नहीं सकती थी, उसको वो तो अमेरिका भी नहीं आया, वहाँ भी प्रॉब्लम्स हो गए हैं, इंडिया के अंदर भी प्रॉब्लम हो गए हैं, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया उन्होंने दिया है कहीं ना कहीं आके कोई फेल कर जाता है। मगर वो कहते हैं कि इवन ए बैड डेमोक्रेसी और ए फ्लॉड डेमोक्रेसी इज बेटर देन नो डेमोक्रेसी, इज बेटर देन नो डेमोक्रेसी। आपने सारी बात को समेट दिया। इस पर दोनों तरफ बहस होती है और दोनों तरफ अपने अपने जवाब दिए जाते हैं, लेकिन बात समझने की है और इतनी सी है अगर गौर किया जाए कि पाकिस्तान के लिए कौन सा निज़ाम बेहतर है। और फिर बीबी शहीद ने भी एक बार कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। सेठी साहब से इन सारे मामलात पर होती रहेगी बात आने वाले प्रोग्राम्स में भी, लेकिन अभी हम ब्रेक शामिल करेंगे और वापस आएंगे तो एक बहुत अहम बात इस वक्त जो इशू मुल्क को दरपेश है। वेलकम बैक टू द शो। एक ऐसा इशू है सेठी साहब जिस पे बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक है उनसे ये पूछा गया कि भाई ये डॉलर कहाँ पहुँच गया, 170 को भी तकरीबन क्रॉस करा है अगर आप रेट्स देखें उसकी बाइंग एंड सेलिंग। तो उनका ये कहना था कि कुछ अफगानिस्तान की सिचुएशन है, तलब और रसद की वजह से इसकी कीमतें बढ़ी हैं। अब जो हमारे डिफरेंट चैम्बर्स हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, वो कह रहे हैं ख़तरे की घंटी बज रही है। आम आदमी का इस डॉलर की कीमत से क्या ताल्लुक है आपके ख्याल? बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, आप इस वक्त अगर सारे मुल्क के अंदर आप 10 चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनमें से 7 चीज़ें आप बाहर से मंगवा रहे हैं। अच्छा, इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब वक्त वो भी आ गया था कि जी गंदम भी इंपोर्ट करनी पड़ जाएगी, शुगर भी, चीनी भी करनी पड़ जाएगी, जो कि आप खुद बना सकते हैं और बनते भी रही है, बनाते भी हैं, उगाते हैं, मगर वो भी कमी होनी शुरू हो जाती है, इसीलिए कीमतें बढ़नी शुरू हो जाती। तो जब आप इतनी आपका डिपेंडेंसी है कि आप इंपोर्ट करनी है, आपने इंपोर्ट्स के ज़रिए बगैर आप जी नहीं सकते। खुद ना मैन्युफैक्चरिंग आप सही करते हैं, ना आप बाकी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। सारी चीज़ें आप या चाइना से या यूके से या यूएसए से या जर्मनी से आप इंपोर्ट करते हैं। तो जब एक करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, डॉलर जिसकी जो भी आप बाहर से मंगवाते हैं उसकी पेमेंट डॉलर में करनी पड़ती है। जब डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है तो डॉलर का 1 रुपया के साथ एक ताल्लुक है, इतने रुपए का 1 डॉलर मिलता है। अब अगर 150 रुपये का डॉलर आपको मिल रहा है और आपने 10 डॉलर की बाहर पेमेंट करनी है, अच्छा ठीक, 10 डॉलर की 150 रुपये का मिल रहा है और आपके पास डॉलर है ही नहीं, आपके पास 9 डॉलर है या 8 डॉलर है, ठीक है, तो बाकी 2 डॉलर कहाँ से आएंगे? जब वो 2 डॉलर खरीदने जाएंगे तो डॉलर कम है, रुपया आप जितना चाहें छाप लें, तो फिर वो रुपया नीचे गिरेगा, डॉलर ऊपर जाएगा, जी। ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे उतने ही डॉलर लेने के लिए जी। अगर पहले 10 डॉलर मिलते थे 150 रुपए में, अब 170 रुपए में 10 डॉलर मिलेंगे जी। तो एक सा ये मतलब है कि जो चीज़ पहले 10 रुपए की आती थी बाहर से, वो अब 17 रुपए की आएगी, क्योंकि 1 रुपया 1.70 है ना, 1.70 के ऊपर चला। तो जो पहले 1 डॉलर की आती थी वो आप 150 रुपया देते थे, अब 1 डॉलर की वही चीज़ जो है 1 डॉलर की चलेगी वहाँ से 170 आपके तो लिए। 20 रुपए जो है आपकी महंगाई हो गई। तो जैसे एक्सचेंज रेट आपका रुपये की वैल्यू या कीमत गिरती है और डॉलर की बढ़ती है,
तो महंगाई होती है। क्योंकि 7 चीज़ें 10 में से आप बाहर से मंगवा रहे हैं, वो 7 चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। जब उन 7 चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं तो बाकी जो 3 चीज़ें आप बना रहे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी वो चीज़ें जाती हैं, तो उनकी कीमतें भी साथ साथ बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो सारे माशरे के अंदर, सारी मईशत के अंदर कीमतें बढ़ जाती हैं। तो जब वो कीमतें बढ़ती हैं तो आयशा चीखती है, कहती है ये क्या हो गया यार, सारी आवाम चीखती है। आप समझ लीजिए ये पेंसिल बाहर से आ रही है। पहले ये $1 की आती थी और हम इसका 125 रुपये इसकी यहाँ कीमत है। अब $1 की आ रही है मगर 170 रुपये इसकी कीमत हो रही है। तो क्योंकि 7% चीज़ें बाहर से आ रही हैं, महंगाई होगी। इसलिए इसकी एक तो ये अहमियत है। दूसरी इसकी ये अहमियत है कि ये अगर इसको कम फिर कैसे किया जाए, तो इसहाक डार साहब ने जो फ़लसफ़ा इस्तेमाल किया था वो ये था कि जब डॉलर की ज़्यादा ज़रूरत होती थी और तो वो मार्केट से ख़रीद लेते थे, और जब कीमतें बढ़नी शुरू हो जाती थी तो वो अपने पास जो डॉलर होते थे वो मार्केट में बेच देते थे ताकि वो कीमत डॉलर की। लेकिन इसे आर्टिफिशियली वो कह रहे थे ना कि आप सस्टेन मेंटेन कर रहे हैं। हाँ जी, हमने अपनी तारीख के अंदर आयशा एक ज़माना था, मुझे याद है कि डॉलर और रुपए की कीमत फिक्स कर दी थी कि बस जो मर्ज़ी हो इस कीमत पे ही होना है। फिर एक ज़माना आया कि उन्होंने कहा नहीं जी ये इससे तो काम नहीं चलेगा, बड़ी गड़बड़ हो रही है और दुनिया नहीं मानती, वो कहती है नहीं आपने ज़बरदस्ती, अब मार्केट जो करेगी वही होगा। तो फिर हमने जब खोला तो फिर ये मसला बनना शुरू हो गया कि डॉलर की कीमत बढ़नी शुरू हो गई। मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। अब ये सूरत हाल है कि स्टेट बैंक ने ये फैसला किया जी कि हम भी वही करेंगे जो इसहाक डार साहब करें। लेकिन वो माने नहीं कि हमने वो नहीं मानेंगे कैसे, आगे मसला आने वाला है। अच्छा, अब भी इन्होंने जो आज की खबर थी अखबार के अंदर जहाँ से आपने ये सवाल उठाया कि स्टेट बैंक ने 1.2 अरब डॉलर मार्केट में फेंके हैं और टोटल 5.7 अरब डॉलर फेंक चुकी है, बेच चुके हैं। जी, फेंकना नहीं, बेच चुके, चले बेच चुके हैं। जब वो बेचते हैं ना हाँ। तो जाहिर है फिर सब, पहले अगर मार्केट में $10 थे, इन्होंने $5 और बेच दिए तो $15 आ गए। जितनी ज़्यादा डॉलर होंगे उतनी कीमत गिरेगी। हाँ। ऐसे ही है ना, डिमांड जब सप्लाई बढ़ती है तो कीमत गिरती है, डिमांड बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है कीमत गिरती है, डिमांड बढ़ती है कीमत बढ़ती है। हाँ। अगर एक चीज़ है आप ख़रीदने जाते हैं टेलीफोन, वहाँ 3 पड़े हैं, आपने 3 में से 1 लेना है, 4 लोग खड़े हैं, वो एक कहता है मैं लेता हूँ, आप 4 में से 3 में देना, कीमत बढ़ जाएगी, फिर एक फट जाएगा पीछे, वो जो कीमत बढ़ जाएगी तो फिर 3 ले लेंगे, एक कहेगा यार अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा। तो ये होता है सप्लाई डिमांड का सिलसिला। तो अब स्टेट बैंक ने ये फैसला किया है कि वो अब जो उनके पास रिजर्व्स में डॉलर्स हैं वो अब मार्केट में बेच रहे हैं ताकि डॉलर की कीमत गिरे। डॉलर की कीमत गिरेगी, महंगाई जो बढ़ रही है वो रुक जाएगी बढ़नी। अच्छा, महंगाई रुक जाएगी। अभी आपने देखा इमरान खान साहब ने ये कहा है कि रोको महंगाई को, रोको, मारे गए लुट गए असी ते उड़ जाओगे, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, सिवाय ये कि स्टेट बैंक को कहें कि आपके पास इतने अरब डॉलर पड़े हुए हैं जो आपने रिजर्व्स में रखे हुए हैं, वो मेहरबानी करके बेचो। नहीं, इसहाक डार साहब तो अगर लगा रहे थे मार्केट में, बेच रहे थे, डाल रहे थे मार्केट में, तो डॉलर फिर भी मुस्तहकम था। ये तो अभी आगे जाता जा रहा है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉलर देती जा रही है बिकॉज इन्होंने मार्केट में बेचना बंद कर दिया था डॉलर। अच्छा, यही तो हुआ ना। ये जो IMF ने जो गवर्नर आपको भेजा है, IMF ने ये कहा है कि डॉलर अब मार्केट का रेट होगा, आप कोई उसके ऊपर रुकावट नहीं करेंगे। मगर जैसे डॉलर बढ़ता जा रहा है मार्केट की वजह से जी, तो आपका स्टेट बैंक और के ऊपर प्रेशर आ गया इमरान खान से कि यार मर गए, महंगाई हो गई है। अब इसका मसला क्या है? क्या मसला है? तो अगर स्टेट बैंक ना बेचे और महंगाई भी ना हो तो कैसे होगा? कैसे होगा ये? कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि डॉलर चाहिए किसको होता है? डिमांड डॉलर की कहाँ से आ रही है? हुकूमत को चाहिए ना, कर्जे देने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, पेमेंट्स के लिए, पेमेंट्स दुनिया को देनी है ना जी, तो उसके लिए डॉलर चाहिए ना। तो डॉलर तो देने हैं गवर्नमेंट ने, डिमांड डॉलर, गवर्नमेंट कहती है डॉलर दो, हमने देने हैं पैसे बाहर। तो डॉलर की सप्लाई कहाँ से आती है? सप्लाई कहाँ से आती है? तो फाइनेंशियल जो जितने भी 3 चीज़ों से सप्लाई आती है। एक हमारे वर्कर्स जो रेमिटेंसेस भेजते हैं आपको, अच्छा, दवा मांगे उनके लिए, रोशन डिजिटल अकाउंट भरता है, फिर रोशन अकाउंट्स आपने खोले जिनके पास पैसे हैं कि यहाँ पैसे भेजें आप, वहाँ 6% आप उनको सूद दे रहे हैं, ठीक। और तीसरा आपके एक्सपोर्ट से आती है कि जो आप बाहर बेचते हैं माल, उससे भी डॉलर आते हैं ना।
ठीक है। तो डॉलर आते हैं रेमिटेंसेस से, एक्सपोर्ट से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आ जाए कोई, और बाकी बैंकों में आके बाहर के लोग डॉलर्स डालें। ये 4 तरीके हैं जहाँ से डॉलर्स आते हैं। और जाने के डॉलर्स सारी आपकी कर्जे और आपकी जो इंपोर्ट्स हैं आपकी, जहाँ जहाँ आपने पेमेंट्स करनी है। अब हमारे इंपोर्ट्स में और एक्सपोर्ट्स के अंदर 30 से 40 अरब डॉलर का खसारा है। डेफिसिट। हम कुछ मर के 30 अरब रुपए के करीब, 30 अरब डॉलर के करीब एक्सपोर्ट करते हैं जी। और इंपोर्ट हमारी जो है वो कुछ 70 अरब के करीब है। वो 40 अरब कहाँ से आएगा जो दरमियान वाला बैलेंस करे? वो कैसे, वो देने हैं ना लोगों को पैसे, तो कोई 20-1 अरब तो आ जाता है रेमिटेंसेस से। अच्छा। 2-3 आ जाता है ये फॉरेन अकाउंट से। हाँ। तो बाकी कहाँ से आएगा? फिर आप कर्जे लेते हैं, जब आप कर्जे लेते हैं तो फिर सूद भी देना पड़ता है उस पर, और वापस भी करने पड़ते हैं, और दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हो। इस किस्म के ट्रैप के अंदर आप फंसे हुए हैं। अच्छा। इसका सिर्फ 2 ही तरीके हैं इसको ठीक करने के। एक तो ये है कि आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इस वक्त 30 पे, पता नहीं कितने सालों से 20, 22, 25, 23 मर के 30 पे आए हैं इतनी डिवैल्यूएशन के बाद। मतलब है कि पहले आप जो एक्सपोर्ट करते थे, आप $1 की चीज़ बेचते थे, आपको 100 रुपये मिलते थे, अब $1 की चीज़ बेचते हैं 170 रुपये मिलते हैं। आपको चाहिए ना कि आप थोड़ी सी कीमत कम करें ताकि आपको $1 नहीं $2 मिले, मगर हम कम नहीं करते, जेबों में पैसे ठोसते रहते हैं हमारे सरमायादार एक्सपोर्ट्स वाले। और तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ भी रही हैं, हमारी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, और कर्जे हमारे बढ़ रहे हैं। ये क्राइसिस आई हुई है इस मुल्क की, इसीलिए आपको IMF के पास भागना पड़ता है। जब आप IMF के पास भागते हैं आयशा, तो IMF कहती है कि अब यहाँ से आप ये भी सेट करें, ये रिजल्ट्स दें। हाँ, अब ये दे रिजल्ट्स दें, और जो भी हार्डशिप है फिर आप करें। वो हम करने के लिए तैयार नहीं है। हम रिग करके इलेक्शन जब आते हैं और हाइब्रिड गवर्नमेंट होती है और आप आगे भी तैयारी करके बैठे होते हैं, तो फिर यही सूरत हाल होगी। हाँ जी, यही बात है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से ये सवाल किया जाता था कि कैसे मईशत को बेहतर करेंगे, तो वो हमेशा ये कहते थे कि हम ज़रई और सनती शोबे में इस्लाहात लेकर आएंगे, कुछ सफ़ेद हाथी हैं हमारे मुल्क में मौजूद, उनके हवाले से रिफॉर्म्स की जाएंगी। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सारा सिलसिला जमूद का शिकार है। एक्सपोर्ट्स के हवाले से भी हमने कोई मेजर डेवलपमेंट अभी तक देखी नहीं। कोशिश अगरचे की जाती रही है या इसके दावे किए जाते रहे हैं। डॉलर की कदर क्यों बढ़ रही है, इसका असर आम आदमी पर क्या पड़ा, ये तो आपने जान लिया। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा सेठी साहब, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए हैं और कुछ डैम फंड की भी बात हो रही है, ज़रा सुन लें क्या जानना चाहते हैं आवाम। ठीक, सुनते। डैम हमारे मुल्क की इस टाइम ज़रूरत है, और इस हुकूमत ने 10 नए डैम बनाने का तहैया किया है। जो हमारे मुल्क की मुआशी हालत है, क्या हुकूमत के लिए ये सब कर पाना मुमकिन होगा? और जो हमने डैम के लिए पैसे दिए थे उसका कोई हिसाब है? जी बताएं, उसका कोई हिसाब है? वो कहाँ लग रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए, उसका हिसाब है। अच्छा। कहीं नहीं लगे। वो सारे के सारे पैसे इन्होंने जो आए थे, इन्होंने एक अकाउंट में डाल दिए, बैंक अकाउंट में डाल दिए, और वहाँ सूद ले रहे हैं, और वो सूद जमा हो रहा है और कोई इस्तेमाल में नहीं आ रहा। और सूद जब जमा होता है तो हुकूमत फिर कर्जा ले लेती है वो सारे का सारा पैसा हुकूमत ले लेती है। तो कागज़ के ऊपर लिखा हुआ है कि वो पैसे जो है वो स्टेट बैंक के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में हैं। दरअसल उन्होंने वो सारे के सारे पैसे जो है हुकूमत को दे दिए, हुकूमत ने इस्तेमाल खा पी गई है, और सूद मिल रहा है, कागजी कार्रवाई, और कुछ नहीं हुआ। अच्छा। और 10 अरब रुपया, जहाँ के मेरा ख्याल है कि वो 7-8 बिलियन डॉलर्स की ज़रूरत है उस डैम के लिए। तो ये, टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये सारा ड्रामा था। ये एक हमारे चीफ जस्टिस साहब गुजरे हैं, ये सारा उनका ड्रामा था। वो अपनी शोहरत कुछ करना चाह रहे थे। जितना छोटा आदमी होता है उतना वो बड़ा बनने की कोशिश करता है इस किस्म की चीज़ों के साथ, और उन्होंने बहुत बदमज़गी हुई उनके दौर में। और फिर वो रिटायरमेंट के बाद बाहर दौरे लगाते रहे और अपने खाने करवाते रहे। और ये पैसे कहाँ से आए? ये सारे पैसे उसी डैम फंड में से उन्होंने अपने इस्तेमाल किए, ये कहा जाता है। अगर उसमें से नहीं किए तो हमें बताएं उनको ये पैसे कहाँ से आए थे जिसके साथ उन्होंने सारे दुनिया में दौरे किए और पैसे इकट्ठे करने की कोशिश की, और वो पैसे गए कहाँ? मैंने आपसे कहा वो किसी चीज़ पे इस्तेमाल नहीं हुए। आगे आप आइए कि बनने चाहिए डैम्स, वो कह रहे हैं बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। जितने पैसे चाहिए डैम के लिए, वो पैसे आपके पास ना हैं ना होंगे कभी,
और अगर कभी बनेंगे तो इतने बड़े कर्जे लेने पड़ेंगे उसके लिए कि आप उस वक्त उस स्टेज तक नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि आप और अपने जो कर्जे लिए हुए हैं आप पोजीशन में नहीं हैं कि आप वो दे सकें, लोगों को वापस कर सकें। इसलिए पुराने कर्जे देने के लिए आप भागे जाते हैं और कर्जे लेने के लिए, और वो मर के पूरे करते हैं, और दिन ब दिन ये मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए ये आप अगर समझते हैं कि कोई आएगी हुकूमत और वो आके अपनी रेवेन्यू जो है वो उसमें से निकाल के डैम्स बनाएगी, सिर्फ दो सूरतें हैं। एक तो ये है कि इस वक्त आप सारे का सारा इस मुल्क में जो टैक्स इकट्ठा करते हैं वो कोई 5,000 अरब रुपए के करीब है। अगर तो वो 10,000 अरब रुपए पे आ जाए तो फिर आप 1,000 अरब रुपया हर साल निकाल के कोई डैम फंड में डालें ताकि 4-5 साल में रेवेन्यू कलेक्शन 5,000 अरब रुपया लगा के आपका डैम बन जाए। अच्छा, मगर पहले तो ये है कि आपके पास टैक्स कलेक्शन ही उतनी नहीं होती। Yes. तो फेडरल गवर्नमेंट अपने कर्जे देती है और फौज को पैसे देती है और मर के अपने आप को रोटी पानी देती है, और गुर्बत हटाने के लिए कुछ और करने के लिए काम पैसे ही नहीं है। थोड़े से जो पैसे बचते हैं वो आप प्रोविंसेस जो हैं वो खर्च करती हैं सड़कों के ऊपर, नालियों के ऊपर, हाँ, डेवलपमेंट बजट। डेवलपमेंट। मगर जो हमारा डेवलपमेंट फेडरल डेवलपमेंट बजट है वो एक ज़माने में 700, 800, 1,000 अरब रुपये होता था, अब वो गिरता 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 400, 400, 450 पे आ गया। और जब ख़त्म होगा साल आयशा तो वो 400 से भी आधे ही खर्च किए होंगे, बाकी पैसे नहीं रहेंगे इनके पास। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। 12 रेवेन्यू बढ़ाने की तो ज़रूरत है, और बड़ा अच्छा नुस्खा आपने बता दिया, ये समझ भी आ गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मैं आपके प्रोग्राम बड़े शौक से सुनता हूँ। आपने अपने प्रोग्राम में ये बात की है कि मुस्लिम लीग नून से अगर अगला वज़ीर आज़म हुआ तो वो शहबाज शरीफ होगा, अगर उसकी मौजूदा डील हो गई तो, और यही सेम डील बिलावल भुट्टो की हुई है, तो आप इमरान खान के खिलाफ क्यों आए? इसमें इमरान खान का क्या कसूर है? यही कुछ पहले भी होता रहा है और आगे भी यही कुछ हो रहा है। इमरान खान साहब को क्या कसूर है? मतलब ये है कि इमरान खान साहब भी एक इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकमुका करके आए हैं, बिलावल भी मुकमुका कर रहा है, शहबाज शरीफ साहब भी मुकमुका कर रहे हैं, तो फिर मसला क्या है? सारे एक जैसे, एक अवाम में सारे नंगे हैं इस अवाम में, तो आप इमरान खान साहब को बेचारे क्यों उनकी सारा वक्त तनकीद करते हैं? ये बेसिक सवाल है। अब इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है कि शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि मेहरबानी करके साफ शफाफ इलेक्शन करवा दें, फिर जो जीते उसको आने दें। आप बिलावल भुट्टो साहब भी इलेक्शन जीत के आए हैं सिंध के अंदर, वहाँ उस किस्म की किसी किस्म की धांधली के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा। वहाँ शहबाज शरीफ साहब पिछली इलेक्शन जीत के आए थे, कोई धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगा था। जब लगा था नवाज शरीफ साहब के ऊपर तो एक जुडिशल कमीशन ने क्लियर कर दिया था। इमरान खान साहब धांधली के बेसिस के ऊपर आए हैं, जिसके ऊपर सारे कौम को इत्तफाक है कि आरटीएस सिस्टम तोड़ के 40 सीटें दिलवा के उनको लेके आए, इसीलिए उनको हम हाइब्रिड रिजीम कहते हैं। नवाज शरीफ गवर्नमेंट को हाइब्रिड नहीं कहते थे, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को हाइब्रिड नहीं कहते थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हाइब्रिड नहीं कहते थे, इनकी एक कहते हैं हम हाइब्रिड, कि इनके सतून जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है और वही लाई है इनको। तो ये फ़र्क है इमरान खान में और शहबाज शरीफ में। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात ही नहीं करनी, अलग हो गए। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने बात करनी है, मगर बात करके कहना कि यार खुदा दा खौफ करो, फ्री इलेक्शन करा दो। अगर इमरान फ्री इलेक्शन में आता तो आने दें, हम आते हैं तो हमें आने दें। नवाज शरीफ कहता है कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वक्त आएगा तो यहाँ पे खुद हटेंगे और हम फ्री इलेक्शन लेंगे। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जब तक वो पावर में हैं तो आप थोड़ा बहुत उनकी मरहम पट्टी करनी पड़ेगी, हाथ पैर दबाने पड़ेंगे, और बादशाह फ्री इलेक्शन करा दो। ये फ़र्क है। देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जो लड़ाई मोल ली है वो कहाँ तक जाती है, और उनकी अपनी जमात के अंदर भी जो इख्तलाफात हैं या बयानिए का जो फ़र्क है वो आने वाले इलेक्शंस में क्या रुख इख्तियार करता है। टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है नंबर, अपने वीडियो मैसेज के जरिए सेठी साहब से सवाल पूछिए और फीडबैक भी पहुँचाइए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।